ट्यून सर्किट के बारे में डिस्कस करते हैं आज। ट्यून सर्किट के बारे में। ट्यून सर्किट आगे यूज होगा। ट्यून्ड सर्किट, ट्यून सर्किट। डार्क पेन यूज कर लूँ क्या? चलो डार्क यूज कर लेता हूँ। तो ट्यून सर्किट के बारे में पढ़ते हैं आज। बेसिकली हमारे एम्पलीफायर सर्किट में जो ट्यून सर्किट यूज़ होता है वो पैरेलल ट्यून सर्किट यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्यून सर्किट मतलब यहाँ पर हम फिलहाल पैरेलल ट्यून सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरेलल ट्यून सर्किट के बारे में। ठीक है, तो पैरेलल ट्यून सर्किट क्या होता है? बेसिकली इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इंडक्टर एंड पैरेलल ट्यून सर्किट मतलब क्या हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक, तो इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ट्यून सर्किट इज नथिंग बट बेसिकली इट इज अ सर्किट विच मेड अप ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। ठीक है, तो एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर की पैरेलल कॉम्बिनेशन से ये बना होता है। ठीक है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर की पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना एक क्या है? ये आपका सर्किट होता है। बेसिकली ट्यून्ड सर्किट है जब भी रिजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट करता है। रिजोनेंस कंडीशन में, तो जब भी ये रिजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट करता है तो रिजोनेंस कंडीशन में ट्यून्ड सर्किट है वो हाई इम्पीडेंस नेटवर्क की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? हाई इम्पीडेंस नेटवर्क या फिर हाई रेजिस्टिव नेटवर्क भी बोल सकते हैं। हाई इम्पीडेंस नेटवर्क की तरह क्या करता है? ये बिहेव करता है। इट बिहेव्स लाइक अ हाई इम्पीडेंस नेटवर्क। ठीक है, तो एक हाई इम्पीडेंस नेटवर्क की तरह ये क्या करता है? बिहेव करता है। तो मैंने क्या बताया? ट्यून सर्किट बेसिकली इंडक्टर और कैपेसिटर का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यह ट्यून सर्किट पैरेलल इंडक्टर और कैपेसिटर का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। जनरली पैरेलल ट्यून सर्किट है वो रेजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट करते हैं, और जब भी वो रेजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट करता है वो ट्यून जो सर्किट जो होता है, रेजोनेंट जो सर्किट होता है, पैरेलल ट्यून सर्किट जो होता है वो एक हाई इम्पीडेंस नेटवर्क की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसको देख ले सकते हैं कि मैंने अभी बताया कि इट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। ठीक है, तो ये आपका इंडक्टर हो गया और ये आपका क्या हो गया? कैपेसिटर। ठीक है, तो इंडक्टर और एक सपोज ये इंडक्टर की इंडक्टेंस एल है। जनरली इंडक्टर मतलब कॉइल बोल सकते हो, और कॉइल क्या होता है? किसी कोर में कॉपर या फिर एल्यूमिनियम जैसे वायर को व्रेपिंग करके वाउंड करके कॉइल है उसको बनाते हैं। तो वायर को वाउंड करके बनाया जाता है, तो वायर का खुद का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो सपोज इस कॉइल का, इस वाइंडिंग कॉइल का क्या है? इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसको क्या ले लेता हूँ मैं अपने तरफ से? आर ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? आर होगा। ये कैपेसिटर है। पैरेलल ट्यून सर्किट में जनरली हम कैपेसिटर को हम क्या लेते हैं? वेरिएबल लेते हैं। तो ये पैरेलल ट्यून सर्किट है, और जब भी पैरेलल ट्यून सर्किट है वो रिजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट करता है, ऑलवेज वो एक हाई इम्पीडेंस नेटवर्क की तरह या फिर हाई रेजिस्टिव नेटवर्क, इसी को क्या बोल सकते हैं? हाई इम्पीडेंस नेटवर्क ना बोल करके हाई रेजिस्टिव नेटवर्क भी बोल सकते हैं।
तो ये बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो हाई इम्पीडेंस नेटवर्क या फिर एक हाई रेजिस्टिव नेटवर्क की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो जब भी कोई पैरेलल ट्यून सर्किट है वो रिजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट करता है। अब यहाँ पर ये ट्यून सर्किट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्यून जो सर्किट होता है जब भी रिजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट करता है, जब भी रिजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट करता है, ये क्या होता है, एक जब भी रिजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट करता है एक हाई इम्पीडेंस नेटवर्क की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो क्या होता है, जनरली इसकी जो ये हाई इम्पीडेंस नेटवर्क की तरह बिहेव करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही ये हाई इम्पीडेंस की प्रॉपर्टी शो करता है, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बिलो और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अबव रेंज के लिए इसकी इम्पीडेंस प्रॉपर्टी हो क्या होती है, लो होती है। तो एक पर्टिकुलर सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी पे ही हाई इम्पीडेंस प्रॉपर्टी शो करने के ही कारण इसमें एक सेलेक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, और हाई सेलेक्टिविटी की प्रॉपर्टी होने के कारण ही हम इसको जनरली हम एम्पलीफायर सर्किट के डिज़ाइनिंग में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्यून सर्किट का यूज़ हम एम्पलीफायर को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। वो जो एम्पलीफायर है वो क्या कहलाता है, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो सबसे पहले तो इसी मैं ट्यून सर्किट का ही पूरा प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इस पूरे सर्किट को लूँगा। तो मैंने अभी अभी बताया, क्या बताया कि ये पैरेलल ट्यून सर्किट जब भी रिजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट करता है, ये रिजोनेंस कंडीशन में जब भी ऑपरेट करेगा एक हाई इम्पीडेंस नेटवर्क की तरह बिहेव करेगा। तो सपोज इस कैपेसिटर, यहाँ पर कैपेसिटर को वेरिएबल लिया हूँ ताकि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को वेरी करके इसकी टोटल रिएक्टेंस और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को वेरी कर सके। इंडक्टर को वेरिएबल डिज़ाइन करना प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट होता है, इस कारण इंडक्टर को फिक्स्ड वैल्यू का इंडक्टर यूज़ करते हैं और कैपेसिटर को एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह यूज़ करते हैं ताकि उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को वेरी करके हम इस पैरेलल ट्यून सर्किट की रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को क्या कर सके, वेरी कर सके। क्लियर हुआ। अब जब भी कोई पैरेलल ट्यून सर्किट है वो रिजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट करता है, रिजोनेंस कंडीशन में उस कंप्लीट सर्किट का रिएक्टेंस क्या हो जाता है, जीरो होता है। एट रिजोनेंस कंडीशन, एट रिजोनेंस कंडीशन the total reactance of parallel tuned circuit, total reactance of parallel tuned circuit becomes to zero। ठीक है, एट रिजोनेंस कंडीशन द टोटल रिएक्टेंस ऑफ पैरेलल ट्यून्ड सर्किट इज ज़ीरो। ठीक है, आप नेटवर्क एनालिसिस में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे अभी है। ठीक है, तो पैरेलल ट्यून सर्किट, सीरीज आरएलसी, पैरेलल आरएलसी ऐसा पढ़ोगे तो उसमें रिजोनेंस की कंडीशन पढ़ोगे। तो मैं सिंपल एक स्टेटमेंट बस को यूज़ कर रहा हूँ कि जब भी पैरेलल ट्यून सर्किट है वो रिजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट करता है, वो रिजोनेंस कंडीशन में उस पैरेलल ट्यून सर्किट का टोटल रिएक्टेंस क्या हो जाता है, ज़ीरो। ठीक है, द टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सर्किट का टोटल रिएक्टेंस क्या होता है, ज़ीरो। तो सपोज इस सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर की रिएक्टेंस को मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC मान दूँ। सपोज इस सर्किट में यूज्ड इंडक्टर की रिएक्टेंस को मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस XL मान लूँ। ठीक है, तो हम अभी हमने क्या बोला कि इन केस ऑफ पैरेलल ट्यून्ड सर्किट द टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इन रेजोनेंस कंडीशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो टोटल रिएक्टेंस, तो इस कंप्लीट सर्किट में दो ही रिएक्टिव कंपोनेंट है, एक इंडक्टर है और दूसरा कैपेसिटर। तो दोनों का टोटल जो रिएक्टेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो दोनों का रिएक्टेंस मतलब XL और अगला क्या हो जाएगा, XC इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो सर्किट का टोटल रिएक्टेंस क्या होता है, ज़ीरो। एक मिनट,
ठीक है, सॉरी इस चीज़ के लिए। तो पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, सर्किट का टोटल रिएक्टेंस है क्या होता है, जीरो। तो मैथमेटिकली वी कैन राइट द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज XL, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज XC। सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन द टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट शुड इक्वल्स टू जीरो। तो सर्किट का टोटल रिएक्टेंस कंप्लीटली क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग जीरो होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन। अब देखो हम रिजोनेंस की कंडीशन अप्लाई करें तो ये रिजोनेंस कंडीशन में इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मतलब इंडक्टर उस एसी सर्किट में करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी शो करेगा, उसका हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। तो रिजोनेंस कंडीशन इसकी इंडक्टेंस को मैथमेटिकली जे ओमेगा एल लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है एक्स एल इक्वल टू जे ओमेगा एल। एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, 1 जे ओमेगा सी। आप एसी सर्किट में पढ़े होंगे नेटवर्क एनालिसिस में, जहाँ पर कैपेसिटर इंडक्टर की एनालिसिस करते हैं वहाँ पर। अब ये जो कंडीशन है टोटल रिएक्टेंस का, जो कंडीशन जो मिल रहा है वो एक्चुअल में रिजोनेंस कंडीशन में मिल रहा है। तो रिजोनेंस कंडीशन के लिए इसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकता हूँ, अगेन फॉर रिजोनेंस कंडीशन इट बिकम जे ओमेगा आर एल प्लस 1 जे ओमेगा आर इंटू सी और इक्वल टू ज़ीरो। रिजोनेंस कंडीशन, तो रिजोनेंस कंडीशन में उस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वह रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले लिया यहाँ पर ओमेगा आर। तो जे ओमेगा आर एल प्लस 1/जे ओमेगा आर सी इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो जे ओमेगा आर एल प्लस ये जे को ऊपर ले जाओ तो ये माइनस जे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ओमेगा आर इंटू सी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको और फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो ओमेगा आर एल होगा माइनस जे डिवाइडेड बाई ओमेगा आर इंटू सी इक्वल टू ज़ीरो। जे से दोनों साइड को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा आर एल माइनस 1 ओमेगा आर सी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पर रिजोनेंस कंडीशन में उस पर्टिकुलर सर्किट की क्या चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ, मैं उसकी रेजोनेंस कंडीशन को मैथमेटिकली एनालाइज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट यूज़ किया क्या, कि जब भी रेजोनेंस कंडीशन में कोई ट्यून सर्किट ऑपरेट करता है उस पैरेलल ट्यून सर्किट की टोटल रिएक्टेंस क्या होता है, ज़ीरो। मैंने सिर्फ यही स्टेटमेंट को तो लिख सकते हैं, वी नो दैट फ्रॉम पैरेलल RLC सर्किट और पैरेलल RLC सर्किट in case of resonance condition the total reactance of the circuit equals to ज़ीरो, ऐसा करके लिख सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने वही स्टेटमेंट को यूज़ किया और इसी को लेकर बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है ओमेगा आर एल, उस माइनस वाले को उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1/ओमेगा आर इंटू क्या हो जाएगा, सी। ओमेगा से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये एल को इधर ले आओ तो 1 क्या हो जाएगा, एल इंटू सी हो जाएगा। एल को डिवाइड कर दिया, ओमेगा का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओमेगा आर का मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। एल को डिवाइड कर दिया तो 1 क्या हो गया, एल सी। टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो ताकि इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाए। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड। आप जो भी करते हो मैथमेटिकल चीज़ में उसको लिखा करो स्टेटमेंट को। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ओमेगा आर बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/√एल इंटू सी, एल इंटू सी बचेगा। ओमेगा आर इक्वल टू 1/√एल इंटू क्या होगा, सी। तो ओमेगा आर इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो ये 2π एफ आर इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, ये √एल इंटू सी होंगे। मुझे एफ आर चाहिए तो एफ आर इक्वल दोनों साइड 2π का डिवाइड कर दो तो 1/2π √एल इंटू सी हो जाएगा। सो दिस विल बी ए मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ पैरेलल ट्यून सर्किट। ठीक है, तो पैरेलल जो ट्यून सर्किट है वो रिजोनेंट कंडीशन में ऑपरेट करेंगे तो उसकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू क्या होगा, 1/2π √एल इंटू सी। मतलब इसी पर्टिकुलर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे
इसी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे उसकी टोटल इम्पिडेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टोटल इम्पिडेंस ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उस सर्किट का इम्पिडेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब देख लो, उस पैरेलल ट्यून सर्किट का जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसी ट्यून सर्किट में यूज्ड इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो एफ आर 2 पाई को अगर निकाल दूं तो 1/, एफ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ अंडर रूट ऑफ एल एंड सी, मतलब एल और सी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर एल की वैल्यू ज़्यादा है तो एफ की वैल्यू कम होंगे। अगर सी की वैल्यू, अगर सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो भी उसकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट का कम होगा। अगर दोनों की वैल्यू अगर आप लार्जर ले रहे हैं तो भी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी और स्मॉलर मिलेगा। तो एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे की वैल्यू क्या मिलेंगी, आपको कम मिलेंगे। तो उस रिजोनेंस सर्किट का रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होता है सर्किट में यूज्ड इंडक्टर और उसकी कैपेसिटर की वैल्यू का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक की वैल्यू इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज होगा, एक की वैल्यू डिक्रीज करने से दूसरा क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो फाइनली देखा जाए तो उस ट्यून सर्किट का रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसी ट्यून सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर और उस ट्यून सर्किट में यूज्ड इंडक्टर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो रिजोनेंट कंडीशन में जब भी ये ट्यून सर्किट ऑपरेट करता है, अगर हम रिजोनेंस कंडीशन में अगर बोले तो जैसा कि मैंने रिजोनेंस कंडीशन में मैंने एक कंसेप्ट यूज़ किया, एक स्टेटमेंट यूज़ किया और उसी स्टेटमेंट को लेकर के मैंने यहाँ पर इतना डेरिवेशन करके एफ आर की वैल्यू निकाला। तो मैंने क्या बताया, रिजोनेंस कंडीशन को लिया, रिजोनेंस कंडीशन को अप्लाई किया, पैरेलल ट्यून सर्किट का लिया क्योंकि पैरेलल ट्यून सर्किट ही यूज़ होता है एम्पलीफायर में। तो रिजोनेंस कंडीशन को अप्लाई किया तो मैंने क्या कहा कि सर्किट का टोटल रिएक्टेंस है वो टोटल रिएक्टेंस क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ऐसी यही चीज़ स्टेटमेंट अप्लाई किया था, टोटल रिएक्टेंस ऑफ सर्किट बिकम्स टू ज़ीरो। मतलब सर्किट की अगर कंप्लीट रिएक्टेंस को अगर मैं x मान लूँ, रिएक्टेंस को x से शो करते हैं तो x की वैल्यू ज़ीरो, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, एक्स एल प्लस एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। तो सर्किट की टोटल रिएक्टेंस क्या हो जाता है, ज़ीरो। अब मुझे ये बताइए कि रिजोनेंस कंडीशन में क्या क्या हो रहा है उसको मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। जब ये सर्किट रिजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है तो सर्किट का टोटल रिएक्टेंस है वो ज़ीरो हो जा रहा है, मतलब एक्स एल प्लस एक्स सी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ज़ीरो। तो एक्स एल इक्वल टू एक्स सी आपका ज़ीरो हो जा रहा है, तो टोटल रिएक्टेंस है ज़ीरो। तो इंडक्टर के कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस प्लस कैपेसिटर के कारण कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों ज़ीरो। तो बचा क्या, देख लो ये सर्किट ये है, इसमें कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, दोनों का टोटल रिएक्टेंस ज़ीरो। तो बचा क्या, आर, रेजिस्टेंस बस बचा। तो रिजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, सर्किट की जो नेचर होता है, सर्किट की जो नेचर जो होता है प्योर रजिस्टिव हो जाता है। सर्किट की नेचर क्या हो जाता है, प्योर रजिस्टिव नेचर हो जाता है, क्योंकि टोटल रिएक्टेंस क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो सर्किट की जो नेचर है वो क्या होता है, प्योर रजिस्टिव नेचर हो जाता है, ठीक है। अगला चीज़ ये है कि रिजोनेंस कंडीशन में सर्किट की इम्पीडेंस क्या होती है, मैक्सिमम। पैरेलल रिजोनेंस सर्किट की बात कर लें, सर्किट की इम्पीडेंस क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, सर्किट की इम्पीडेंस क्या हो जाती है, मैक्सिमम। अब जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि जिस सर्किट का इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है उस पर्टिकुलर सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस पैरेलल रिजोनेंस सर्किट में रिजोनेंस कंडीशन जब भी मिलेगा करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
मिनिमम होगा, करेंट की वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होंगे। तो इम्पीडेंस उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसकी इम्पीडेंस मैक्सिमम है, तो इम्पीडेंस मैक्सिमम होने के कारण उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि करंट और इम्पीडेंस बोथ आर मैथमेटिकली एंड थ्योरेटिकली बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो रिजोनेंस कंडीशन में सर्किट का टोटल रिएक्टेंस जीरो हो जा रहा है। रिजोनेंस कंडीशन में सर्किट की नेचर है वो प्योर रेजिस्टिव हो जाता है क्योंकि रिएक्टेंस कंप्लीटली जीरो। ठीक है, रिजोनेंस कंडीशन में सर्किट की इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम, क्योंकि रिएक्टेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिएक्टेंस कंप्लीटली जीरो हो जाता है। ठीक है, तो रिजोनेंस की जो कंडीशन जब मिलता है तो सर्किट की जो इम्पीडेंस होती है वो मैक्सिमम इम्पीडेंस होगा, मैक्सिमम इम्पीडेंस होंगे। उस समय इम्पीडेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि Z, अगर इम्पीडेंस की बात करूं जेड एल इक्वल टू क्या होगा, L डिवाइडेड बाई सी इंटू आर हो जाता है रिजोनेंस कंडीशन में, L डिवाइडेड बाई सी अपान आर होगा। अब बताओ मुझे कि आप उसमें कॉइल लिए हैं, ठीक है, किसी आइडियल कॉइल की रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होती है। यहाँ पर मैं L और C को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, L और C को छोड़ो, R को ही देखो पहले, ठीक है। तो L और C को छोड़ दो, अभी R को ही देखो। तो कोई भी किसी भी कॉइल, किसी आइडियल कॉइल या फिर किसी आइडियल इंडक्टर की रेजिस्टेंस जो वैल्यू होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है, आइडियली ज़ीरो होगा, प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल होंगे। तो R की वैल्यू बहुत ही कम होता है कोई भी इंडक्टर के लिए, आइडियल बोलूँ तो ज़ीरो, अगर ज़ीरो ले लूँ तो ये पूरा टर्म क्या होगा, ज़ीरो। और कोई भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेंगे। तो पैरेलल ट्यून सर्किट का आइडियल इम्पीडेंस है और रिजोनेंस में क्या मिल गया, इनफाइनाइट मिल गया। तो आइडियली इनफाइनाइट होगा बट आइडियल तो नहीं होता। तो प्रैक्टिकल वे में अगर बात करूं तो कोई भी पैरेलल ट्यून सर्किट का इम्पीडेंस है वो उसकी इंटरनल रेजिस्टिव प्रॉपर्टी वेरी वेरी स्मॉल होने के कारण, किसका, इंडक्टर का। तो इंडक्टर की इंटरनल रेजिस्टिव प्रॉपर्टी बहुत कम होती है और बहुत कम रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होने के कारण उसकी इम्पीडेंस क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है। तो रिजोनेंस कंडीशन में उस पैरेलल ट्यून सर्किट का इम्पीडेंस क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये कहाँ से मैक्सिमम होगा, समझ में आया ना, जेड एल इक्वल टू, आप याद रखेंगे एल डिवाइडेड बाई सी आर का फार्मूला से, ठीक है। तो ये करंट जब जेड एल लोड उसकी इम्पोर्टेंस मैक्सिमम होगा तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होंगे, मिनिमम होंगे। कुछ कुछ फीचर्स इसी पर बेस्ड है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे जैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन अराइज होता है, इस कारण ये सारे पॉइंट को कवर कर रहा हूँ मैं। अब ये हो गया। अब पैरेलल ट्यून सर्किट की रिजोनेंस में क्या क्या होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। अब करंट तो मैक्सिमम होंगे, उस रिजोनेंट कंडीशन में उस पर्टिकुलर एफ आर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का इम्पिडेंस है जेड है वो जेड मैक्सिमम होता है। इम्पिडेंस, इम्पिडेंस इज नथिंग बट इट इज अ करंट अपोजिशन प्रॉपर्टी इन एनी एसी सर्किट, ठीक है, ड्यू टू रिएक्टिव एलिमेंट और एनी एलिमेंट, ठीक है। तो किसी एसी सर्किट में जो करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी होता है उसी करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस बोलते हैं। इम्पिडेंस अगर मैक्सिमम है, करंट का अपोजिशन अगर मैक्सिमम है तो करंट उसमें कम होंगे, सीधी सी बात। अब उसमें इम्पिडेंस है वो मैक्सिमम है, तो इम्पिडेंस का मैक्सिमम होने के कारण उसमें आउटपुट जो वोल्टेज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम, क्योंकि इम्पिडेंस ज़्यादा है, ज़्यादा इम्पिडेंस ज़्यादा वोल्टेज का ड्रॉप करेगा तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो उसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होने से उसका वोल्टेज गेन क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा तो गेन ज़्यादा। तो ये रिजोनेंस कंडीशन में वोल्टेज गेन क्या होता है, मैक्सिमम। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा गेन मिलता है उसी पर, ठीक है। वोल्टेज गेन क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो रिजोनेंस कंडीशन में मैंने अभी टोटल रिएक्टेंस जीरो बताया, ठीक है। अब बताओ आप, जब सर्किट का टोटल रिएक्टेंस जीरो होगा तो एक्स से एल प्लस एक्स सी का जो समेसन है वो जीरो होंगे।
टोटल रिएक्टेंस जीरो होगा तो सर्किट है वो क्या है, प्योर रेजिस्टिव नेचर का हो जाएगा। तो सर्किट है जब प्योर रेजिस्टिव नेचर का हो जाएगा तो इस केस में इस रिजोनेंस कंडीशन में उस पैरेलल ट्यून सर्किट का पावर फैक्टर पी एफ इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ फाई और कॉस ऑफ फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि सर्किट रजिस्टिव नेचर का होगा और रजिस्टिव नेटवर्क का पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस पैरेलल ट्यून सर्किट की पावर फैक्टर है वो क्या होंगे, यूनिटी। पावर फैक्टर क्यों यूनिटी होगा, रिएक्टिव कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, मतलब टोटल रिएक्टेंस जीरो हो जा रहा है। टोटल रिएक्टेंस जीरो होने से सर्किट का नेचर प्योर रजिस्टिव नेटवर्क में ये क्यों हुआ, क्योंकि सर्किट है वो किसकी तरह काम कर रहा है, प्योर रजिस्टिव नेटवर्क की तरह। ठीक है, प्योर रजिस्टिव नेटवर्क की तरह, प्योर रजिस्टिव नेटवर्क की तरह बिहेव करेगा। और प्योर रजिस्टिव नेटवर्क में क्या होता है, करेंट एंड वोल्टेज। करेंट जो वोल्टेज होता, कोई भी रजिस्टर की अगर बात करें तो अगर मैं किसी भी रजिस्टर में अगर फ्लो होने वाले करंट को देखूं और उस रजिस्टर के पास अगर डेवलप्ड वोल्टेज को देखूं तो करंट और वोल्टेज जो होता है दोनों सेम फेस में होता है, दोनों सेम टाइम स्टार्ट होता है, दोनों सेम टाइम एंडिंग होता है। तो दोनों करंट और वोल्टेज के बीच में फेस का रिलेशन है, फाई का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री। मतलब दोनों क्या होता है, इन फेस होता है। जितने टाइम उसमें जितने टाइम ड्यूरेशन तक करंट का फ्लो होता है, जिस इंस्टेंट पर करंट का फ्लो स्टार्ट होता है उसी इंस्टेंट से वोल्टेज भी अपीयर होता है। जिस समय करंट की वैल्यू 0 होता है उस समय उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी क्या मिलेंगे, 0 में। तो आपका करंट उस रजिस्टिव नेटवर्क में करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन जो होता है, फेस का रिलेशन है वो सेम फेस होता है, इन फेस होता है। मतलब अगर इसको वेव फॉर्म के फॉर्म में देखें तो ऐसा देख सकते हैं, मान लिया जाए करंट का वेव फॉर्म, उस रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट आई आर है, ठीक है। तो उसमें वोल्टेज है वो ऐसा मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे मिलेंगे। दोनों के बीच अब फेज देख लो, ये वी आर होगा वो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे स्टार्ट ये भी हुआ रहा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम ये है तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम ये भी है, इस पॉइंट पे जीरो है, जीरो को ये भी क्रॉस कर रहा है, ये मैक्सिमम निगेटिव है, ये भी मैक्सिमम निगेटिव, यहाँ पर ये वोल्टेज जीरो तो यहाँ करंट जीरो तो यहाँ पर, तो दोनों के बीच में फेस का रिलेशन क्या है 0 डिग्री। फाई की वैल्यू 0 रखो तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो पावर फैक्टर यूनिटी, पावर फैक्टर यूनिटी उसी सर्किट में होता है जिस सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में फेस का रिलेशन है वो इन फेस होता है या फिर 0 डिग्री का फेस शिफ्ट मिलता है। तो प्योर रजिस्टिव नेटवर्क होने की वजह से इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में फेस का रिलेशन 0 डिग्री, करंट और वोल्टेज के बीच में फेस का रिलेशन 0 डिग्री होने से इसकी पावर फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाता है, यूनिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ और लिख सकते हैं कैसे, एक कि इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिजोनेंस कंडीशन वह कंडीशन होता है जिस पर्टिकुलर कंडीशन में सर्किट है उसकी टोटल रिएक्टेंस 0 होता है, ये तो बोले ही। रिजोनेंस कंडीशन वह कंडीशन होता है जिस पर्टिकुलर कंडीशन में इंडक्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है इंडक्टिव वोल्टेज, इंडक्टिव वोल्टेज, इंडक्टिव वोल्टेज मतलब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, एंड कैपेसिटिव वोल्टेज, एंड कैपेसिटिव वोल्टेज VC बोथ कैंसल टू ईच अदर, बोथ कैंसिल्स टू ईच अदर। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में इंडक्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल करते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिजोनेंस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो रिजोनेंस कंडीशन में उस सर्किट की इंडक्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। मतलब दोनों वोल्टेज की वैल्यू है वो इन मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर उसकी बात करूं
तो VL और VC की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इंडक्टिव और कैपेसिटिव वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, बट उसकी मैग्नीट्यूड सेम होने के साथ साथ उसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, अपोजिट। तो VL इक्वल टू VC है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, बट फेस अपोजिट होने की वजह से इंडक्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, इंडक्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, वही पैरेलल रेजोनेंस का कंडीशन होता है। तो ये पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन में कुछ ये भी बोल सकते हो कि पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट में करंट एंड वोल्टेज के बीच फेस करंट एंड वोल्टेज के बीच जो फेस डिफरेंस जो होता है, फेस डिफरेंस क्या होता है, फेस डिफरेंस क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में करंट और वोल्टेज के बीच में फेस का रिलेशन है क्या होता है, 0 डिग्री होता है, वो कंडीशन क्या कहलाता है, रिजोनेंस कंडीशन। तो याद ये रखेंगे कि रिजोनेंस कंडीशन में उस सर्किट की नेचर क्या होता है, रजिस्टिव नेचर होता है, उस समय वो हाई इम्पीडेंस नेटवर्क की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब पैरेलल ट्यून सर्किट की उसके बारे में बात करते हैं अपन, उसकी इम्पीडेंस कर्व देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पीडेंस कर्व, जेड कर्व अगर देखें तो जेड की अगर बात करें उसकी इम्पीडेंस, जेड मतलब इम्पीडेंस है ना, फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पीडेंस। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस अगर इम्पीडेंस जो कर्व को अगर देखें तो इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो ये जो जिस समय ये आपका इसकी फ्रीक्वेंसी में ये 0 डिग्री, ये FR रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस समय आपका इसकी इम्पीडेंस क्या होगा, मैक्सिमम, Z मैक्सिमम। तो Z की वैल्यू Z मैक्सिमम, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे उस सर्किट का इम्पीडेंस क्या दिख रहा है, मैक्सिमम है, देख लो FR पे उसकी मैक्सिमम इम्पीडेंस है। अगर मैं जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FR के अबव, याद ये रखना कि ये रिजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो उस पैरेलल ट्यून सर्किट का फ्रीक्वेंसी है, और ये F जो फ्रीक्वेंसी है आपके एक्सटर्नल सिग्नल का फ्रीक्वेंसी। तो आपका पैरेलल ट्यून सर्किट का सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी है वो FR है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे वो सेंटर्ड रहेगा उसी पे उसका इम्पीडेंस क्या होगा, मैक्सिमम। तो FR के अबव, जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FR के अबव होता है तो उस जो पैरेलल ट्यून सर्किट है उसकी इम्पीडेंस है ग्रेजुअली या शार्पली क्या होता है, फॉल होने लगता है, मतलब उसकी इम्पीडेंस वैल्यू है वो कम होने लगता है। जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बिलो FR होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बिलो, तो अगेन उसकी इम्पीडेंस है फिर से ग्रेजुअली क्या होने लगता है, फॉल होने लगता है। ठीक है, तो वही है कि आपका FR के बिलो और FR के अबव इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से उस सर्किट की इम्पीडेंस है वो ग्रेजुअली क्या होना, शार्पली क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे फॉल हो रहा है। तो इम्पीडेंस है उसका क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। इम्पीडेंस फॉल होने की वजह से फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट हम उसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगा, चेंज। तो ये इम्पीडेंस कर्व है, बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पीडेंस कर्व ऑफ पैरेलल ट्यून सर्किट, उस पैरेलल ट्यून सर्किट का है। अब देख लेते हैं उस पैरेलल ट्यून सर्किट का वो क्या होगा, ये इम्पीडेंस हो गया। अब वोल्टेज गेन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन कर्व, इसकी वोल्टेज गेन AB है। ठीक है, तो इसकी वोल्टेज गेन सेम वैसी ज रहेगा क्योंकि इम्पीडेंस के रिस्पेक्ट में ही आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। तो जिस समय इम्पीडेंस हायर रहेगा उस समय उसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप्ड वोल्टेज भी हाई रहेंगे। जिस समय उसकी डेवलप्ड वोल्टेज हाई रहेगा उस समय उसकी वोल्टेज गेन भी क्या मिलेंगे, हाई। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR इज 0। ठीक है, तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे उसकी इम्पीडेंस मैक्सिमम थी। ठीक है, किसकी, पैरेलल ट्यून सर्किट।
तो पैरेलल ट्यून सर्किट की रिजोनेंस कंडीशन में उसकी इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम है, इम्पीडेंस मैक्सिमम। एफ आर पे उसकी इम्पीडेंस मैक्सिमम थी, ये देख लो सेम करो इम्पीडेंस में। तो जब इसमें इम्पीडेंस मैक्सिमम है तो इसी फ्रीक्वेंसी पे इस उसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और वोल्टेज का ड्रॉप मैक्सिमम होने से आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम होगा। आउटपुट जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो उस पैरेलल ट्यून सर्किट के क्रॉस वोल्टेज गेन का वैल्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो उस समय वोल्टेज गेन मैक्सिमम होगा। अब एफ आर के अबव जब आपका इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उस पैरेलल ट्यून सर्किट के रिजोनेंस के अबव अगर इंक्रीज करते हैं तो उसकी इम्पिडेंस क्या हो रहा है, इम्पिडेंस से लगातार कम हो रहा है, शार्पली फॉल हो रहा है, ग्रेजुअली उसकी इम्पिडेंस फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसकी इम्पिडेंस डिक्रीज हो रहा है तो इम्पिडेंस डिक्रीज होने से उसके क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। और जब डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होंगे तो सर्किट का वोल्टेज गेन भी लगातार क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो याद रखना इम्पिडेंस और गेन कर्व सेम बनता है, क्योंकि इम्पिडेंस और आउटपुट वोल्टेज बोथ आर प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब मैथमेटिकली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफिकली उसके कर्व भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी गेन की वैल्यू भी लगातार क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, कम होने लगेगा। अगर वैसी आपका इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर एफ आर के बिलो करते हैं, अगर एफ आर से कम लाते हैं तो जैसे जैसे एफ आर से कम लाएंगे कम होगा, वैसे वैसे उसकी गेन का वैल्यू भी लगातार क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्लियर हुआ। तो रिजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी जो होता है बेसिकली क्या होता है, सर्किट का जो गेन जो होता है वो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो उसकी गेन है वो मैक्सिमम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ही मिलेंगे, और रिजोनेंस के फ्रीक्वेंसी के अबव और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बिलो जाने पर उस सर्किट का इम्पिडेंस है उसमें ग्रेजुअली रिडक्शन होने लगता है। उसकी इम्पिडेंस में ग्रेजुअल रिडक्शन होने के कारण उसके क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज में भी रिडक्शन होंगे। डेवलप्ड वोल्टेज में रिडक्शन होने के कारण उसका वोल्टेज गेन भी लगातार कम होने लगेगा। तो इस टाइप से एफ आर पे ही सबसे ज़्यादा मिलेगा, एफ आर पे मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर हुआ। तो ये है आपका, ये आपका सिंपल वोल्टेज गेन हो गया। अब अपन पढ़ लेते हैं, ये हो गया। अब चलो उस रिजोनेंस सर्किट की क्वालिटी फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर की बारे में बात कर लेते हैं रिजोनेंस सर्किट की। एक मिनट सीट चेंज करने दो मेरे को। ठीक है, पैरेलल ट्यून सर्किट की सारा करेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो जाएगा तो ट्यून सर्किट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है उसको मैथमेटिकली Q से डिनोट करते हैं। और क्वालिटी जो फैक्टर जो होता है एक्चुअल में उस पैरेलल ट्यून सर्किट की सेलेक्टिविटी को डिसाइड करता है। किसको, सेलेक्टिविटी। मैं और बताऊंगा इसका, जब पैरेलल ट्यून सर्किट एम्पलीफायर लूँगा ना क्लियर हो जाएगा कि सेलेक्टिविटी। तो क्वालिटी फैक्टर है बेसिकली उस पैरेलल ट्यून सर्किट की किसको डिसाइड करता है, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल ट्यून सर्किट टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने की एबिलिटी को उस पैरेलल ट्यून सर्किट का क्या बोलते हैं हम, सेलेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसकी क्वालिटी फैक्टर हायर रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, उसकी सेलेक्टिविटी प्रॉपर्टी भी क्या होगा, मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो सेलेक्टिविटी को मैथमेटिकली अगर शो करें तो Q से स्टार्ट और इट विल बी, इसको अपन किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में। तो एनर्जी स्टोर्ड ऑन रिएक्टिव एलिमेंट, एनर्जी
मैथमेटिकली क्वालिटी फैक्टर में बी रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो Q इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड ऑन रिएक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर दो रिएक्टिव कंपोनेंट है, कोई भी एक रिएक्टिव कंपोनेंट को ले सकते हो। एनर्जी स्टोर्ड ऑन रिएक्टिव कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस। ठीक है, तो उसमें एनर्जी लॉस कितना होगा, तो रिएक्टिव कंपोनेंट एनर्जी स्टोर्ड ऑन रिएक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, तो रिएक्टिव कंपोनेंट सपोज उस रिएक्टिव कंपोनेंट में फ्लो होने वाला करंट I है और उस रिएक्टिव कंपोनेंट की रिएक्टेंस है वो XL है, तो I स्क्वायर इंटू XL, ये पावर का फार्मूला है इंडक्टर का। XL उस इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस है, I उस इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट है। ठीक है, एनर्जी लॉस, अब आप सबको पता है कि कोई भी रिएक्टिव कंपोनेंट जैसा कि इंडक्टर और कैपेसिटर है, उसके अंदर आइडियल वोल्टेज जो लॉस होता है, वोल्टेज लॉस की वैल्यू आइडियली जीरो होता है, प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल अमाउंट में एनर्जी को लॉस करता है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला एलिमेंट तो सिर्फ और सिर्फ आपका रजिस्टर होता है, तो आई स्क्वायर, उसमें भी वही करंट फ्लो हो रहा है आई, तो उसका आई स्क्वायर इंटू आर, ये रजिस्टर पे पावर का फार्मूला है और ये इंडक्टर पे आपका क्या है, इंडक्टर पे एनर्जी है, मतलब पावर है समझो। तो ये आई और आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL डिवाइडेड बाई आर, और XL इक्वल टू ओमेगा R इंटू एल डिवाइडेड बाई आर होगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 पाई एफ आर एल डिवाइडेड बाई आर। सो दिस विल बी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल ट्यून्ड सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो उस पैरेलल ट्यून्ड सर्किट का रेजोनेंट कंडीशन में क्वालिटी फैक्टर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उस सर्किट के इंडक्टर का इंडक्टेंस और उस सर्किट के रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुआ? तो जितना ज़्यादा उसकी क्वालिटी फैक्टर होंगे उतना ही ज़्यादा उस सर्किट की सेलेक्टिविटी प्रॉपर्टी होगा, वो पर्टिकुलर उसी फ्रीक्वेंसी को ही वो सेलेक्ट करने की एबिलिटी उसकी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये, और अगेन क्वालिटी फैक्टर जो होता है, एक्चुअल में क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविथ बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर मैथमेटिकली। बैंडविथ इज नथिंग बट इट इज़ अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो बैंडविथ एट विच गेन ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम, ठीक है, और डिज़ायरेबल। ठीक है, तो वह फ्रीक्वेंसी रेंज, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पे सर्किट का गेन है क्या होता है, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पर सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% होता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को उसका क्या बोलते हैं, बैंडविथ। बैंडविथ को मैथमेटिकली BW से शो करते हैं, एंड बैंडविथ इक्वल टू क्या होता है, फॉर दिस पैरेलल ट्यून्ड सर्किट इट इज अ रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो बैंडविथ जो होता है मैथमेटिकली एफ आर और क्यू का क्या होता है, रेशियो होता है। देख लो अब क्या है, किसी केस में मान ली जाए कोई भी सर्किट का बैंडविथ है वो एफ आर डिवाइडेड बाई क्यू, किसी सर्किट की अगर पैरेलल ट्यून सर्किट की अगर क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है, अगर आप हायर क्वालिटी फैक्टर का अगर आप ट्यून सर्किट डिज़ाइन किए हो, तो उस को हायर क्वालिटी फैक्टर वाले ट्यून सर्किट के जो बैंडविथ जो होंगे क्या होंगे, कम होंगे, लोअर होगा, नेरो बैंडविथ का रहेगा। सिमिलरली इसको अगर और दूसरे तरीका से देखें तो ए बैंडविथ इक्वल टू क्या होता है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर। अगर आप लोअर क्वालिटी फैक्टर का कोई ट्यून सर्किट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बैंडविथ जो होंगे वो क्या होंगे, आपका लार्जर रहेगा। लार्जर बैंडविथ होने से उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको शार्पनेस, इसकी सेलेक्टिविटी बहुत ही कम, तो क्वालिटी फैक्टर लोअर है। क्वालिटी फैक्टर लोअर होने से उसकी बैंडविथ ज़्यादा, क्वालिटी फैक्टर अगर हाई मिलेगा तो बैंडविथ क्या रहेगा उसका, कम। अब बैंडविथ लो रहेगा तो इसकी समझो इसकी सेलेक्टिविटी क्या रहेंगे, हायर रहेंगे। तो सेलेक्टिविटी इसका हायर है और इसकी सेलेक्टिविटी है
सेलेक्टिविटी क्या है, लोअर रहेगा। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को सेलेक्ट करने की एबिलिटी जो है उसको उस ट्यून सर्किट का क्या बोलते हैं, सेलेक्टिविटी। इट इज एबिलिटी ऑफ अ ट्यून सर्किट टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर देखें, हम इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के फॉर्म में अगर देखें दोनों को, तो गेन के रिस्पेक्ट हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व देख लेता हूँ इसी को। ठीक है, जैसा कि चलो ठीक है, ये आपका क्या है, ये मैक्सिमम गेन है, एवी मैक्सिमम। ठीक, अब ये वाला पर्टिकुलर है लाइन, ये 3 dB डाउन है। ठीक है, ये 3 dB फ्रीक्वेंसी है, ये 3 dB है, 3 dB मतलब ये मैक्सिमम का 70.7 है, 707 टाइम्स ऑफ एवी मैक्सिमम। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन, उसकी मैक्सिमम गेन का 70.7% होगा। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम है, 100% गेन है। और इससे अगर नीचे आऊँगा तो ये वाला गेन जो है उसका 70.7 पर। तो जिस पर्टिकुलर, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस, फ्रीक्वेंसी देखना है तो इधर देखेंगे, गेन देखना है तो ऊपर साइड देखेंगे। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसका गेन है, मैक्सिमम गेन का क्या होगा, 70.7% होगा, वही क्या कहलाएगा, उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और जिस फ्रीक्वेंसी पे इसका गेन मैक्सिमम है वो क्या कहलाएगा, इसकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो एफ एल यहाँ पर क्या है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ एल क्या है इसका, लोअर कट ऑफ, एफ एच क्या है यहाँ पर, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ आर उसका क्या है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ। तो लोअर कट ऑफ और हायर कट ऑफ पे उसका गेन क्या हो रहा है, उसके मैक्सिमम गेन का 70.7%। तो 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन जो है, गेन दैट मीन्स वोल्टेज गेन, तो उसका वोल्टेज जो गेन है वो क्या होता है, उसके मैक्सिमम गेन का 3 dB डाउन हो जाता है, 3 dB कम रहता है। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम उसका क्या बोलते हैं, 3 dB फ्रीक्वेंसी। और उस 3 dB फ्रीक्वेंसी को ही हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिर यहाँ से लोअर से यहाँ तक हायर, इसको क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ। अब देखो, अगर इतने रेंज की अगर मैं बात करूँ, तो इतने रेंज की बात करूँ तो ये ऐसा, इसका गेन मिनिमम कितना है, 70.7 है और मैक्सिमम तक गए 100 तक। तो जिस पर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बैंडविड्थ मतलब क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वह फ्रीक्वेंसी रेंज, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सर्किट का गेन, उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% या फिर उससे ज़्यादा होता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को उसका क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ। मतलब वह फ्रीक्वेंसी रेंज, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पे सर्किट का गेन, उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% या फिर उससे ज़्यादा होता है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को उसका क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। एंड बैंडविड्थ इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मैथमेटिकली हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ। तो आई थिंक वीडियो बहुत लेंथी हो गया, आज का लेक्चर भी बहुत लेंथी हो गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, मैं उसको कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर इतना आप पढ़ लीजिए, अगर इतना क्लियर हो गया होगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना खुद का नोट्स बनाएं। थैंक यू।